नमस्ते भाई, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, और इसका है आज पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट। यह सीरीज बीकॉम के लिए बनाई जा रही है, बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम के लिए बनाई जा रही है, स्पेशली सेमेस्टर 2 के लिए, जिनके एग्जाम अभी 1-2 महीने बाद आने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्यों ना पढ़ाई जाए और आप लोगों के एग्जाम और ज़्यादा अच्छे जाएं, जिसकी वजह से तो इस सीरीज़ को इसीलिए बनाया जा रहा है। और अगर आपको इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया, तो वहां से जाओ, आप सारे एक एक करके चैप्टर्स को देख सकते हो। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और बोर्ड पर मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है। इस नंबर पे जाके आप मैसेज करके पता कर लेना नोट्स का प्राइस क्या है। प्राइस 150 के अराउंड होगा, 130, 150, वो जाके आप परचेज कर सकते हो व्हाट्सएप से सॉफ्ट कॉपी में नोट्स को, ठीक है। जो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है, आप लोग वीडियो से करो, अपने नोट्स खुद से बनाओ और ज्यादा बेस्ट आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन हो गया, और भी बहुत सारे अमालगमेशन वगैरह पढ़ लिया हमने, और भी बहुत सारे चैप्टर्स को रीड करा हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है समापन होना। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है समापन, ठीक है। यानी कि किसी चीज का खत्म हो जाना, बंद हो जाना, रुक जाना, नष्ट हो जाना, समापन हो जाना, ठीक है। तो जब कोई कंपनी है, जब वो चल रही होती है तो उसको 2 तरीके से खत्म किया जा सकता है, तो उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। समापन हो जाने को क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। जब किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया है इसको वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब यानी कि जब कंपनी इच्छा से या अपनी बिना इच्छा से बंद हो जाती है या बंद कर दिया जाता है, तब उसको वाइंडिंग अप कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी। अगर मान लो कोई कंपनी है जो इंसॉल्वेंट हो गई, यानी दिवालिया हो गई। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, दिवालिया होना। अगर कोई कंपनी है जिसने पैसा किसी शेयर होल्डर्स का नहीं दिया या डिबेंचर होल्डर्स को पैसे पे नहीं करे, इस जगह पर कंपनी को इंसॉल्वेंसी घोषित कर दिया जाता है कोर्ट द्वारा कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, कंपनी आपके पैसे देने की, रीपेमेंट करने की हालत में नहीं है। दूसरा वर्ड आता है बैंकरप्टी, यानी कि कंपनी जो है दिवालिया हो जाती है एक तरीके से, जहां पर उसके जो पैसे हैं वो डूब जाते हैं और वो किसी को अपना पैसा नहीं पे कर सकती। बैंकरप्टी हो गई, बैंक वालों ने उस पर क्या डाल दी, रेट डाल दी एक तरीके से, मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं बचा किसी को भी देने के लिए। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां कंपनी को वाइंड अप करना पड़ जाता है, और कभी कभी कंपनी इच्छा से भी वाइंड अप कर जाती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे कि मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के वाइंडिंग अप मोड्स कौन कौन से होते हैं, कंपनी वाइंड अप क्यों करती है, और कंपनी वाइंडिंग अप मोड्स क्या क्या है। तो लिखा है अंडर सेक्शन 270 सबसेक्शन 1 में मेंशन है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कंपनी को 2 तरीके से वाइंड अप माना जाता है। पहला जो तरीका होता है वो होता है बाय द ट्रिब्यूनल, दूसरा होता है वॉलंटरी। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं क्या होता है। वॉलंटरी और ट्रिब्यूनल, वॉलंटरी होता है जहां पर आप इच्छा से कोई चीज करते हो, क्या बोला मैंने, आप कोई चीज इच्छा से करते हो, ठीक है। और आपका जो दूसरा वर्ड है, सॉरी, इच्छा, हाँ। और बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट, कोर्ट के द्वारा अगर आपको एक स्टेटमेंट आ जाती है, एक मैसेज आ जाता है कि आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा, इट मीन्स कि आपका अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल हो गया है, आपकी कंपनी समापन हो गई है, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं, पहला ट्रिब्यूनल यानी कि जब कोर्ट आपको परमिशन देगा, अलाउ करेगा कि आप अब वाइंड अप कर सकते हो, कंपनी बंद कर सकते हो। दूसरा, काफी बार क्या होता है कि इंसानों का खुद का मन नहीं करता कंपनी चलाने का, तो इसलिए वो अपनी इच्छा से वाइंड अप करते हैं, जिसको वॉलंटरी वाइंड अप बोला जाता है, यानी अपनी मर्जी से वाइंड अप करा है। अगर मान लो कैसी सिचुएशन होगी कि सिचुएशन फॉर वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर कोई कोर्ट किसी कंपनी को बंद होने के लिए कहता है या बोलता है कि कोर्ट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन देखी होगी तभी तो कुछ बोला होगा। अगर मान लो आपको कोई टोक रहा है कि आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हो,
तो या तो आपने कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करी होगी जिसकी वजह से सामने वाले ने आपको टोका। इसी तरीके से कंपनी कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करती है या कुछ ऐसे रूल्स को वॉयलेट करती है, तब जो ट्रिब्यूनल है यानी कि कोर्ट, ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट, कोर्ट जो होता है वो कंपनी को एक मैसेज भेजता है, एक अपील भेजता है कि अब आपको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसे मिसफॉल्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंपनी को अपने आप को बंद करना पड़ता है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 271, सेक्शन 271 के अंदर सारी वाइंडिंग अप की सिचुएशन जो है मेंशन करी है। पहली सिचुएशन आती है इफ द कंपनी हैज अनपेड डेब्ट्स, कंपनी के कुछ डेब्ट्स हैं जो कंपनी ने पे नहीं करे, कंपनी अपने डेब्ट्स को ही पे नहीं कर पा रही। कंपनी ने क्या करा, लोगों से लोन ले लिया, मान लो ए पर्सन से 2 लाख का लोन ले लिया, बी पर्सन से 4 लाख का लोन ले लिया, आप लोगों से भी लोन ले लिया। अब लोगों को तो अपना पैसा वापस चाहिए, बट कंपनी क्या है, अपना पैसा वापस नहीं कर पा रही। और जब कंपनी अपना पैसा वापस नहीं करती, इसको बोलते हैं अनपेड डेब्ट, यानी कि कंपनी के कुछ डेब्ट हैं जो कंपनी ने पे नहीं करे या नहीं कर पा रही, कोई भी रीजन हो सकता है। और इस सिचुएशन में कंपनी को बोला जाएगा कि भैया आप अपनी कंपनी को बंद कर दीजिए, बिकॉज आप अपने डेब्ट्स को ही पे नहीं कर पा रहे हो, आप आगे और कैसे रन कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में क्या है, जब आपके अनपेड डेब्ट्स होते हैं तो कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि कोर्ट की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से एक अपील आती है कि आपको अपनी बिजनेस या कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। दूसरा, इफ द कंपनी हैज डिसाइडेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर आ जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन थोड़ा समझाता हूं आपको क्या होता है। देखो, एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको एजीएम बोलते हैं, ये एवरी ईयर होती है। कब होती है? एवरी ईयर, यानी कि हर साल। एवरी ईयर एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और इसमें जो लोग आते हैं उनको बोला जाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह इसमें आते हैं। और वैसे ये कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए होती है, इसमें जितने भी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के वो आते हैं। ठीक है, अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं और जो कंपनी कुछ वोटिंग कराती है, यहाँ पर क्या कराती है, वोटिंग कराती है एजीएम के अंदर कि हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए और कौन कौन चाहता है कि कंपनी को वाइंड अप ना किया जाए। और अगर मान लो 75% वोट कंपनी के फेवर में आए कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, कितने परसेंट? 75% वोट अगर इस फेवर में आते हैं कि कंपनी को कर दो वाइंड अप, ठीक है, तो इट मींस कि एजीएम का पूरा फेवर हो जाएगा कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। और यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर यानी एजीएम मीटिंग के अंदर जब ये डिसाइड हो जाएगा कि 75% लोग चाहते हैं कंपनी वाइंड अप हो जाए, बंद हो जाए, तो इसे स्पेशल रेजोल्यूशन के चलते कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है दैट द कंपनी विल बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, और यहाँ पर पूरी सहमति से कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा। कोर्ट के नियमों के अनुसार बोला गया है कि अगर 75% से ज्यादा वोट या 75% लगभग आ जाते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर दो, तो आपको वाइंड अप कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कंपनी एक्शंस टू द इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी। देखो, इंटीग्रिटी एंड सोवर्जिनिटी मतलब होता है अखंडता, अखंडता हो गया। ठीक है, कंपनी के कुछ ऐसे इथिक्स हो गए, मोरल्स हो गए, अपने कुछ ऐसे विश्वास हो गए, कुछ ऐसे परंपराएं हो गई जो कंपनी ने तोड़ दी हो, अखंडता ब्रेक कर दी हो, तोड़ दी हो, वायलेट कर दी हो। कोई रूल ऐसा हो सकता है, कोई नियम ऐसा, कानून हो सकता है जो गवर्नमेंट ने बनाया हो कंपनी के लिए, बट कंपनी ने उसको माना ना हो, इनकार कर दिया हो या तोड़ दिया हो। ठीक है, तो उस जगह पे कह रहा है कि जो कंपनी है उसको क्या करा जाएगा, वाइंड अप कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है उसके बाद सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन, अगर आपने किसी दूसरे फॉरेन से जो आपके रिलेशन है वो तोड़ दिए, आपने उनको बुरी तरीके से झकझोर दिया, उनको बेइज्जती कर दी, उनके साथ आप रिश्ता नहीं रखना चाहते, अपनी कंपनी उनके साथ रन नहीं करना चाहते, फ्रेंड रिलेशनशिप आपने तोड़ दिया या अपनी सिक्योरिटीज आपने हटा दी। ठीक है, तो इस तरीके की अगर सिचुएशन आती है जहां कंपनी वायलेट करती है रूल्स को जो कि बनाए गए हैं कंपनी एक्ट में, तो फिर कंपनी को ट्रिब्यूनल की तरफ से साफ साफ इनकार का मैसेज आ जाएगा कि भाई आप अपनी कंपनी नहीं चला सकते, आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है डी, कह रहा है इन केस ऑफ सिक कंपनी, अगर काफी टाइम में देखा जाता है काफी बार कि कंपनी ना सिक रहती है। सिक यानी कि जैसे मैंने अभी आपको पहला पॉइंट पढ़ाया था अनपेड डेट। ठीक है, जब कंपनी अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रही तो कुछ ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कंपनी को लगातार ह्यूज लॉस हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड लॉस हो रहे हैं, कंपनी की एसेट जो है वो ओवर वैल्यूएशन कर रखी है और लायबिलिटी को अंडर वैल्यूएशन कर रखा है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, जब कंपनी के लॉसेस बढ़ जाते हैं और कंपनी की एसेट्स जो है वो लायबिलिटी अगर मान लो 50-60 लाख रुपए की है,
कंपनी ने शो कर रखी है बैलेंस शीट के अंदर 5-10 लाख की लायबिलिटी। तो भाई ऐसा क्यों कर रखा है? आपकी लायबिलिटी अगर 60-70 लाख की है और आपने 5-7 लाख की शो कर रखी है, तो यहां पर क्या होगा, कंपनी ने अंडर एवेल्युएशन के चक्कर में वाइंड अप होना पड़ेगा, या फिर कंपनी के लॉसेस बहुत बढ़ रहे हैं, कंपनी की एसेट्स उतनी हाई नहीं, कंपनी ने बहुत कर्जे ले रखे हैं इधर उधर से, किसी क्रेडिटर से और किसी डिबेंचर होल्डर से, उधारी चल रही है बहुत ज्यादा, अब वो पे करने की हालत में नहीं है उन डिबेंचर्स वालों को, तो लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को फाइनेंशियल क्राइसिस बोलेंगे, और यहाँ पर भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सिक कंपनी घोषित कर दिया जाएगा, यानी कंपनी जो है बीमार है, पैसा देने की हालात में नहीं है, और ऐसी कंपनी को बंद कर दिया जाने की निर्णय लिया जाएगा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा, ठीक है, अंडर सेक्शन 271 में। अगला लिखा है 271 के अंदर ही, इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर कंपनी किसी भी तरीके का झोल झपाटा करती है, हाँ मैंने वर्ड बोला झोल झपाटा, यानी कि फ्रॉड और स्कैम करती है और अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करती है या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न्स वगैरह को टाइमली फाइल नहीं कर पाती है, तब उस जगह पर रजिस्टर्ड जो होगा, रजिस्ट्रार जो होगा, यानी कि आरओसी, ठीक है, आरओसी मतलब रजिस्टर्ड पर्सन जो होगा, वो कंपनी को ये देखते हुए कि आप इतना फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, रिटर्न्स वगैरह नहीं फाइल कर रहे हो, आप जो है अपने अकाउंट्स को या फिर अपनी एनुअल स्टेटमेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो ऑर्डर दे देगा कोर्ट को कि भाई कंपनी ऐसे ऐसे काम वायलेट कर रही है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिए, तो कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तो ये सिचुएशन थी जो कंपनी को बंद करने में, वाइंडिंग अप करने में मदद करती है। मदद करना कह लो या कह लो कि बंद कराने की सिचुएशन को ऐसा पैदा कर देती है। दूसरा आता है अगला पॉइंट, पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के लिए ना कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी जो है काम वायलेट कर रही है, यानी कि आप स्कैम कर रहे हो, आप अनपेड डेब्ट्स रख के बैठे हो, तो कैसे पता चलेगा कोर्ट को? तो कोर्ट को कुछ लोग पिटीशन डालते हैं इसी चीज को लेकर, कोर्ट को कुछ लोग पिटीशन भेजते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं कंपनी का मालिक हूं, या मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, या मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, और मैंने देखा है कंपनी हमारे डेब्ट्स पे नहीं कर रही है, अब मैं आपको एक पिटीशन लिख रहा हूं। किसको लिखती है कंपनी को? आरओसी यानी रजिस्टर्ड ऑफिस में पिटीशन लिखती है, प्रॉपर ऑफिसर को, नोटिफाइड जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उनको जाके नोटिफिकेशन भेजती है कि कंपनी ऐसा ऐसा काम कर रही है, इसको पिटीशन में डाल रहा हूं, अब आप इसको वाइंड अप करने का आदेश पारित कर दो। तो यहाँ पर आदेश पारित किया जाता है पिटीशन के बाद। पिटीशन कौन कौन डाल सकता है, यानी कि कंपनी के अगेंस्ट कौन कौन पिटीशन लिखेगा? तो खुद एक तो कंपनी खुद अपने ऊपर पिटीशन डाल सकती है अगर वो स्पेशल रेजोल्यूशन में आती है, यानी कि कंपनी को 75% फेवर में वोट मिला है वाइंडिंग अप के, तो कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन में आएगी और कंपनी खुद के लिए वाइंडिंग अप की मांग कर सकती है। दूसरा कह रहा है कि एनी क्रेडिटर ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है, कोई भी क्रेडिटर्स जिसका पैसा नहीं चुका और किसी दूसरे से उठा के लोन पहले क्रेडिटर को दिया है, तो इस सिचुएशन में जो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, ये वाइंडिंग अप की मांग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगला आता है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटर्स। कॉन्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जिन्होंने अपनी कंपनी में से, मतलब कि जो कंपनी वाइंडिंग अप होने की बात हो रही है उस कंपनी के शेयर्स होल्डर रहे हों, कभी इन फ्यूचर या इन पास्ट कभी शेयर होल्डर हों, और इन्होंने क्या करा हो, कंपनी के जो कंट्रीब्यूटर है इन्होंने पूरे, जब कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली है, मान लो कंपनी 1 अप्रैल 2025 को कंपनी वाइंड अप होने वाली है, ठीक है, क्या होने वाली है, वाइंड अप कब हो रही है, 1 अप्रैल 2025 को। तो इस डेट से, इस तारीख से 18 महीने पहले, यानी कि 18 मंथ अर्लियर, समझ रहे हो, इस डेट से 18 महीने पहले जब कंपनी आ रही होगी, उसमें उन 18 महीने के टाइम के बीच में कभी भी 6 महीने के लिए इन्होंने अगर शेयर होल्ड कर रखे थे, क्या थे, ये हमारे शेयर होल्डर कहलाएंगे एक तरीके से। ठीक है, कहता है कि कंपनी जिस दिन वाइंडिंग अप होगी उससे 18 महीने पहले के बीच वाले जो टाइम में, जो 18 महीने पहले का टाइम है, ठीक है, उन 18 महीने में, 18 महीने जहां से शुरू हो रहे हैं वहां से लेके वाइंडिंग अप की डेट के बीच में कोई से भी टाइम में 6 महीने के लिए भी अगर किसी शेयर होल्डर्स ने शेयर ले रखे थे, यानी कोई कंट्रीब्यूटर था जिसने हमारे कंपनी के शेयर ले रखे थे, 6 महीने तक एटलीस्ट ले रखे हो, तो वो कंपनी की पिटीशन फाइल कर सकता है, आरओसी में वो कंप्लेंट डाल सकता है कि ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए, इसने हमारे पैसे नहीं दिए। तो वो जो आदमी है, वो जो इंसान है जिसने अपने शेयर होल्डर 6 महीने तक शेयर्स रख रखे हो कंपनी के, और बाद में चाहे बेच दिए हो, मगर 6 महीने एटलीस्ट उसने रखे हो, ठीक है, तो वो भी पिटीशन डाल सकता है।
आगे लिखा है द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार यानी कि आरओसी, जो मैंने आपको बताया था। तो आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है जो जीएसटी में यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा लाइबल रहता है किसी भी इंटरेस्ट और डिविडेंड को लेने के, ऐसा पर्सन जो होगा वो भी कंपनी को वाइंड अप कराने के लिए पिटीशन डाल सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है एनी इंडिविजुअल ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दैट बिहाफ। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुना गया हो, ऑथराइज्ड करा गया हो, इंडिविजुअल कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसके द्वारा चुना गया हो, ऐसा व्यक्ति भी आपकी पिटीशन डाल सकता है कि कंपनी को वाइंड अप हो जाना चाहिए, यानी कि बंद करवा देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे कंपनी को जब ट्रिब्यूनल के द्वारा यानी कोर्ट के द्वारा वाइंडिंग अप करा जाता है, तो ये सारे सिचुएशन कंसिक्वेंस बनते हैं। अगले हम पढ़ते हैं वॉलंटरी वाइंड अप क्या होता है। वॉलंटरी वाइंड अप क्या होता है, देखो वॉलंटरी वाइंड अप ना कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आया था। वॉलंटरी वाइंड अप कब आया था, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। इसका रूल जो है वो कहता है 31 मार्च 2017 से पहले, इसका ये रूल था कंपनी एक्ट 2013 में 31 मार्च 2017 से पहले जो दिन था तब तक, मतलब कि लास्ट डेट 31 मार्च 2017 है, यहां तक रूल ये था कि कंपनी एक्ट 2013 की तरफ से अपने आप खुद से स्वयं इच्छा से अपनी मर्जी से वाइंड अप करवा सकती है कभी भी। ये कब तक था रूल, ये था 31 मार्च 2017। जैसे ही इससे अगला दिन आया यानी कि 1 अप्रैल 2017 लगा, उस दिन से अब कंपनी के रूल्स चेंज हो गए और कंपनी ने बोला कि अगर आप स्वयं इच्छा से अपनी मर्जी से वाइंड अप कराना चाहते हो तो आपको आईबीसी कोड 2016 के तहत वाइंड अप कराना पड़ेगा। ये आईबीसी क्या है, आईबीसी समझाओ। आईबीसी यानी कि आई से इंसॉल्वेंसी, बी से बैंकरप्ट और सी से कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्ट कोड ये रहा, देख लो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड आईबीसी, ये हो गया आपका आई, ये हो गया बी और सी यानी कि कोड, और 2016। ठीक है, 2016 आईबीसी कोड के अकॉर्डिंग बोला गया कि जो भी कंपनी 1 अप्रैल 2017 के बाद यानी कि आज 2025 चल रहा है, ठीक है 7-8 साल हो गए, तो आज जो कंपनी वाइंड अप कराना चाहती है, वॉलंटरी वाइंड अप कराना चाहती है, तो वो इस कंपनी इस आईबीसी के अकॉर्डिंग 2016 के केस के अकॉर्डिंग करवाएगी, ना कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग। ऊपर वाले में कंपनी एक्ट 2013 के अंदर लिखा गया था, ये 2017 31 मार्च से पहले वाले लोगों के लिए था। अब ये वाला रूल जो है कैंसिल हो गया है, तो इस तरीके से आप कंपनी वाइंड अप नहीं करा सकते, वो भी वॉलंटरी कराना है तो आईबीसी कोड के तहत आप वाइंड अप आज भी करा सकते हो। ठीक है, तो वाइंड अप में बस इतना ही है, इसके अलावा इसमें नहीं है, मतलब कि वॉलंटरी वाइंड अप में। और इसके बाद आज का वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आपको आई होप मदद मिली होगी, कुछ समझ आया होगा कि वाइंड अप क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, पिटीशन कौन फाइल करता है, कब सिचुएशन आती है कंपनी को वाइंड अप करने की, और वॉलंटरी वाइंड अप क्या होता है, और ट्रिब्यूनल वाइंड अप क्या होता है, ये सारा आपको क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में अगला जो पार्ट आएगा यानी कि पार्ट नंबर 2 जो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। उसका थोड़ा डायग्राम फॉर्मेट समझेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे बनता है पार्ट 2 के अंदर, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ जिन्हों को नोट्स परचेज करने हैं तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, बोर्ड पर ये रहा, नंबर पे जाके मैसेज कर दो कि सर हमको नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस 150-130 जो भी होगा वो पे करके पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो। और नहीं लेना तो भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही, आफत नहीं है भाई, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, उतारो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक आज का खत्म हो गया। बाय बाय।